फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सेकंड वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट वीडियो से थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का मेथड समझ में आया होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज समझ में आई होगी और थोड़ा सा बड़ा मज़ा भी आया होगा पढ़ने में कि किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं या कैसे हमें पढ़ना है। तो उसी के टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हुए कल जहां मैंने लास्ट में छोड़ा था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे कि हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक सी चीजें आपको सीखनी होती हैं इसके अंदर जो आपके बाद में बाकी चैप्टर्स में काम आती है। कहीं ना कहीं हम टर्म यूज कर रहे होते हैं इसलिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। मैटर को क्लासिफाई करने का मतलब है कि मैटर के टाइप्स आपको बताने हैं कि मैटर कितनी तरह का हो सकता है। हम दो तरीके से मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो देखकर, बाहर से देखकर कि बाहर से देखने पर मैटर हमें कैसा दिख रहा है, जैसे कुछ चीजें हमें सॉलिड दिखती हैं, कुछ चीजें हमें लिक्विड दिखती हैं, कुछ चीजें हमें गैस की फॉर्म में पता है, तो वो उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गई, उसको फिजिकल बोलते हैं। फिजिकली बाहर से देखकर, छूकर उसको हम बता सकते हैं कि वो हार्ड है कि नहीं है, सॉफ्ट है कि नहीं है, तो वो होती है उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर की जो पहली क्लासिफिकेशन है, मैटर की पहली क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? इसके बेस पे हमारा जो मैटर है वो तीन तरह का होता है, मेनली तीन तरह का होता है। जैसे कि सॉलिड, हमने लोअर क्लासेस में सॉलिड के बारे में पढ़ा है। इसी तरह से फिर आपका होता है लिक्विड और गैस। इसके अलावा दो स्टेट और होती हैं जो हम पढ़ते हैं मेनली फिजिकल क्लासिफिकेशन में ही। उनमें से एक होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट जो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, और नेक्स्ट आपकी होती है लास्ट पोस्ट-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। तो ये आपकी 5 स्टेट होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो फोकस आपका रहता है वो आपका 3 स्टेट पे रहता है, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता ही है, हम पढ़ के आए हैं। जैसे कि सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, गैस में और दूर हो जाते हैं। इसके अलावा सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लिक्विड फ्लूइड होते हैं, गैस भी फ्लूइड होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स की कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल की थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, गैस के पार्टिकल की और ज्यादा हो जाती है। तो ये सब डिफरेंसेस जो है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं और ज्यादातर इसके बारे में फिलहाल हमारा कोई यूज भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी आपको बस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये मैटर की कौन सी क्लासिफिकेशन में आते हैं, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। फिर आपकी बात आती है दूसरी क्लासिकल। अब देखिए सभी चीजें सॉलिड नहीं है, सॉरी सभी चीजें सॉलिड हैं या सभी चीजें लिक्विड हैं। अब जो चीज सॉलिड है, मान लीजिए मार्कर भी एक सॉलिड है और बोर्ड भी एक सॉलिड है, लेकिन क्या दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है? नहीं, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं है। इसका मतलब केमिकली दोनों अलग अलग है। वही बात हम किसी और चीज के लिए बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक है या दूध है। अब कोल्ड ड्रिंक और दूध की केमिकल फॉर्मूला अलग अलग है, दिखने में दोनों लिक्विड है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों क्या है? केमिकली अलग है। दूध को हम अलग तरीके से यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक को हम अलग तरीके से यूज करते हैं, या पानी को हम अलग तरीके से यूज करते हैं। तो इसी तरह गैसेस भी हैं, अलग अलग तरह की गैसेस हैं। O2 जो गैस है वो सांस लेने में काम आती है, लेकिन CO2 गैस सांस लेने में काम नहीं आती है। तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के मैटर हमारे आसपास है, लेकिन वो केमिकली डिफरेंट है। तो केमिकली क्लासिफिकेशन जो होती है हमारी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही आपको ज्यादा आनी भी चाहिए। तो सेकंड जो हमारी होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सेकंड जो हमें करनी है वो हमें करनी है उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे कि केमिकली वो कैसे दिखते हैं या केमिकली वो कैसे हो सकते हैं। सभी तरह के मैटर को हम
केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मटेरियल बोलते हैं। तो जो मटेरियल है हमारा, वो दो तरह का मटेरियल जो है वो हो सकता है। पूरी केमिस्ट्री में जितना भी मैटर है, सभी मैटर को हम क्या कह रहे हैं, सभी मैटर को हम मटेरियल बोल रहे हैं। और जो मटेरियल हमारा है वो हमने दो हिस्सों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। उसमें से एक को हम कहेंगे प्योर फॉर्म और दूसरे को हम कहेंगे इम्प्योर फॉर्म। तो आज हमें डिस्कस जो करना है वो इन दो फॉर्म्स के बारे में अच्छे से करना है कि इम्प्योर फॉर्म क्या होती है और प्योर फॉर्म क्या होती है। तो आई होप कि आपको यहां तक अभी तक समझ में आया होगा, कोई डाउट वगैरह आपको नहीं होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से कि प्योर फॉर्म क्या होती है और इम्प्योर फॉर्म क्या होती है। आई होप कि आप नोट्स बनाओगे इसके, और अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि बाद में आप आराम से बैठ के इसके नोट्स जो है वो बना सकें। तो आज हम अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर फॉर्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्योर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर फॉर्म की। अब प्योर फॉर्म का मतलब क्या है, मैटर की प्योर फॉर्म किसे कहेंगे। हम डेली लाइफ में बहुत जगह वर्ड यूज करते हैं, देसी घी, प्योर देसी घी। अब वहां प्योर लिखा होता है ना, लेकिन वो एक्चुअल में प्योर नहीं है। हमारे हिसाब से, केमिस्ट्री वालों के हिसाब से वो घी प्योर नहीं है। लोकल कॉमन लोगों के हिसाब से वो उसको प्योर मान सकता है। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और वो आपसे कहते हो कि अंकल एक प्योर देसी घी दो, और वो आपको थैली खिला देगा घी की, वीटा की या अमूल की या जो भी आप यूज करते हो, तो आप कहोगे नहीं अंकल ये प्योर नहीं है, वो कहेगा ये प्योर है। आप कहोगे नहीं है, वो कहेगा है, और इस चक्कर में आपकी लड़ाई हो जाएगी। उसके हिसाब से प्योर है। उसके हिसाब से प्योर कैसे है, क्योंकि घी में कोई मिलावट नहीं है किसी तरह की भी, लेकिन आपके हिसाब से वो प्योर नहीं है। अब आपके हिसाब से प्योर क्यों नहीं है, हम उसी बात का आंसर निकालेंगे कि कब हम किसी केमिकल को प्योर बोल सकते हैं और कब किसी केमिकल को हम प्योर नहीं बोल सकते हैं। अब पानी है, पानी को हम प्योर कहेंगे अगर उसमें कोई गंदगी नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल प्योर डिस्टिल्ड वाटर जो आता है हमारे पास, उसको हम प्योर कहेंगे। या डीमिनरलाइज्ड वाटर हमारे पास आता है, उसको हम प्योर कहेंगे। तो प्योर का क्या मतलब है, या मान लीजिए आपके पास कोई आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, उसमें सारे पार्टिकल अगर आयरन के हैं, सिर्फ आयरन के, Fe के, तो वो प्योर है। तो प्योर का मतलब क्या निकल के आ रहा है, प्योर का मतलब ये निकल के आ रहा है कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसा मैटर जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हो, वन काइंड ऑफ पार्टिकल हो, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे मैटर को हम प्योर फॉर्म कहेंगे। तो प्योर का मतलब क्या हुआ, विच मेड अप ऑफ, which made up of only one kind of particle is called pure form। ठीक है, जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो उसे प्योर कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं वाटर, ऑक्सीजन गैस, अगर सिर्फ ऑक्सीजन गैस है उसके अंदर तो वो भी एक प्योर में आती है। इसके अलावा आयरन, आयरन कोई टुकड़ा, आयरन पीस ऑफ आयरन लेते हैं हम, पीस ऑफ आयरन। और क्या बोल सकते हैं, 24 कैरेट गोल्ड। तो बहुत सी चीजें हमारे आसपास ऐसी हो सकती हैं जिसको हम प्योर बोल सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप ढूंढ के लाओ कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बात आती है कि प्योर फॉर्म को कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। जितने भी प्योर मैटर हैं उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है। एक तो हमारी होती है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो प्योर फॉर्म जो होती है मैटर की वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो एलिमेंट की फॉर्म में होगी या वो आपकी कंपाउंड की फॉर्म में होगी। तो अब हमें बस यही सीखना है कि एलिमेंट किसे कहते हैं और कंपाउंड किसे कहते हैं। एलिमेंट की वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई, धीरे धीरे उसको करेक्ट भी किया गया, लेकिन जो आज के टाइम की मॉडर्न डेफिनेशन है
वो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मैटर जिसमें एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं, और जिसको हम और सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, अगर हम समझे तो कि विच आर मेड अप ऑफ one kind of atoms or molecule, ठीक है, and cannot be decomposed into simpler substance by any chemical or physical change। केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होते हैं, ये आपने 10th में सीखा हुआ है, आई थिंक आपको याद होगा, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं आपको। तो उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स कितने होते हैं, हम और भी कुछ बातें बता सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में। हम क्या बता सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का डेफिनेट एटॉमिक नंबर होता है और डेफिनेट पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल आपने सुना होगा, अगर 10th क्लास में आया था। तो कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो उसका डेफिनेट एटॉमिक नंबर होगा। एलिमेंट्स का डेफिनेट एटॉमिक नंबर होता है, एलिमेंट्स हैव डेफिनेट एटॉमिक नंबर। कितने एलिमेंट होते हैं, अभी तक डिस्कवर कितने हुए हैं, 118 एलिमेंट जो हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। और सारे एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे जिनको हम बोलते हैं मेटल्स। पढ़े हैं ना मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम। उसके अलावा आपने क्या पढ़े हैं, नॉन मेटल पढ़े हैं। तो कुछ एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल के होते हैं, जैसे गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, वो सब क्या आती है, नॉन मेटल में आती है, क्लोरीन। और तीसरा क्या हो सकते हैं, मेटलॉइड्स हो सकते हैं। तो इन सब की खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इन सभी के अंदर सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स है। अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैल्शियम मेटल को लेता हूं, तो कैल्शियम मेटल के अंदर सारे पार्टिकल किसके होंगे, कैल्शियम के होंगे। मान लीजिए मैं कार्बन लेता हूं, तो कार्बन के अंदर सारे पार्टिकल किसके होंगे, कार्बन के होंगे। मान लीजिए मैं कोई मेटलॉइड लेता हूं, सिलिकॉन ले लीजिए, जर्मेनियम ले लीजिए, तो मेटलॉइड अगर आप लेते हो तो उसके अंदर सारे पार्टिकल किसके होंगे, सिलिकॉन के होंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स को या ऐसी फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं। और इसको हम किसी और फॉर्म में, इससे सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। कैल्शियम कैल्शियम ही रहेगा, उससे सिंपल इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, केमिकल और फिजिकल चेंज से इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फॉर्म को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, अब देखिए मैंने यहां लिखा है कि एटम की फॉर्म में हो सकता है या मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकता है। एटम की फॉर्म में कौन सा होता है, कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। मॉलिक्यूल की फॉर्म में दिखाना हो तो आपको N2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया। तो ये सारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी क्या कहलाते हैं, आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ सर पढ़ने में मजा आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैंने आपके लास्ट वीडियो में आपसे नोट्स की फोटो मांगी थी, तो आई होप कि आप मुझे फोटो नोट्स की भेजोगे और उसके बाद ही आप शायद आगे बढ़ोगे। तो प्लीज वो भी भेजिएगा, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और जो आज जो नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पुरानी वीडियो को देखने के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुरानी वीडियो का लिंक दिया है, तो आप उस लिंक पर जाकर पुरानी वीडियो को भी देख सकते हो। तो आप थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। मेरी फीस आपको पता ही है, एक छोटा सा सब्सक्राइब आपको करना है सिर्फ,
उसी में आपकी फीस जो है वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंपाउंड। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड भी मैटर की प्योर फॉर्म होती है। इसका मतलब कि कंपाउंड्स के अंदर भी सभी पार्टिकल क्या होंगे, सभी पार्टिकल एक तरह के ही होंगे। अब वो पार्टिकल कैसे होंगे, अब वो समझना है हमें। ऐसी मैटर की फॉर्म जिसमें कंपाउंड बनता है, लेकिन कंपाउंड बना कैसे है, कंपाउंड बना है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करने पर, या एटम्स को कंबाइन करने पर भी बोल सकते हैं हम। तो कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड बनता है जब हम क्या करते हैं, when two or more different elements or atoms combine together। लेकिन एक खास बात है भाई कि कंबाइन करते टाइम उनके जो मास की रेशो है, जो भी एटम आप कंबाइन कर रहे हो, जो भी एलिमेंट आप कंबाइन कर रहे हो, उनके मास की जो रेशो है, वो मास की रेशो आपकी फिक्स रहनी चाहिए। मैं समझाऊंगा इस बात का मतलब थोड़ा सा आगे जाके आपको। फिलहाल हम डेफिनेशन कर रहे हैं तो इसलिए मैं डेफिनेशन में लिख रहा हूं, कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स रेशो बाय मास। तो इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। अब इसको हम समझते हैं कैसे। कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपको लेने हैं। वो डिफरेंट एलिमेंट क्या हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट या तो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं ऐसा जिसमें क्या होंगे, इसमें दोनों मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए H2 है, तो H2 एक मॉलिक्यूल है और H2 के साथ हम कंबाइन करते हैं O2 को। आपको पता है क्या बनेगा कि सर हमेशा H2O बनेगा, लेकिन कब, जब हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहां पे कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो ये रिएक्शन आपको आती है। यहां पर हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट, किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। O2 क्या है, एलिमेंट, किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल में। बना क्या है, कंपाउंड बना है। क्या नाम है कंपाउंड का, H2O। आप कहेंगे सर इसमें फिक्स रेशो वाला कंसेप्ट समझाइए हमें, इसको भी समझ लेते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना मत जाइएगा, चाइना में कोरोना फैला हुआ है। और भी कुछ कंट्रीज हैं, कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए, तो जिस भी कंट्री में आप जाओगे उस कंट्री के अंदर आपको पानी का फॉर्मूला क्या अलग मिलेगा, नहीं, पानी का फॉर्मूला आपको सेम यही मिलेगा। क्या फॉर्मूला मिलेगा, H2O। किसी भी आदमी से पूछेगा जो साइंस पढ़ता हुआ किसी भी देश में, उससे पूछेगा कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या कहेगा, H2O। इसका मतलब H2O बनने के लिए हमेशा जो एटम्स को हम कंबाइन कर रहे हैं वो फिक्स रेशो में है। जैसे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये फिक्स हो गया उनका नंबर। इसी तरह से जैसे मास की रेशो लेते हैं तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन तो कितना होगा, 2। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो रेशो कितनी आएगी 1:8। तो ये आपसे कह रहे हैं कि जब भी आपको वाटर बनाना है, आपको जो रेशो लेनी है वो रेशो आपको हमेशा 1:8 रखनी है, तभी आप पानी बना सकते हो। एक तो ऐसे बोल सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंपाउंड को किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन बनाते टाइम उसके जो रेशो मिलेगी आपको वो हमेशा क्या मिलेगी, फिक्स मिलेगी। तो ये मतलब जैसे CO2 है, अब CO2 की फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 60, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 32, तो रेशो कितनी आएगी 3:8। तो इसका मतलब वो क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड भी आपका एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और बनता कैसे है, जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स को या एटम्स को हम कंबाइन करते हैं, तो उनके कंबाइन करने से आपको फिक्स रेशो में क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। ये एग्जांपल हो गया आपका जिसमें आपने क्या लिया है, मॉलिक्यूल लिया है और दोनों मॉलिक्यूल लिए हैं, सॉरी। अब नेक्स्ट एग्जांपल और दे सकता हूं आपको मैं, जिसमें हम एक तो एटम ले रहे हैं, जैसे सोडियम एटम हो गया, और दूसरा हम क्या ले रहे हैं इसके साथ, मॉलिक्यूल ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और इससे क्या बनता है आपको पता है, मैं यहां लिखता हूं, इससे बनता है NaCl। तो ये क्या बना है, कंपाउंड बना,
क्लियर? कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है आपका एक एटम है, ये क्या है आपका एक मॉलिक्यूल है। तो एटम एलिमेंट, मॉलिक्यूल भी एक एलिमेंट है, सेम पार्टिकल है, तो ये भी क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। तो आपके लिए मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ ना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि दोनों एलिमेंट होने चाहिए जो एटम की फॉर्म में हो। एटम प्लस एटम को जोड़कर हमें कंपाउंड बनाना है। ऐसा कोई एग्जांपल आप मुझे या तो कमेंट्स में बताइएगा या मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा अपने कि सर ये एग्जांपल आपने ढूंढा है जहां पर दो एटम के मिलने से कंपाउंड बन सकता है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको ट्राई करना है। कंपाउंड के अंदर अब एक खास बात और होती है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका कंपाउंड बन रहा है वो किसी फिजिकल मेथड से नहीं बन रहा है। फिजिकल का मतलब उसको बॉयल करके या मेल्ट करके या डिस्टिल करके इस तरीके के मेथड से या सिंपल मिक्स करके नहीं बना सकते हैं। कंपाउंड को बनाने के लिए आपको किसी केमिकल मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो आपका कंपाउंड है, कंपाउंड कैन बी फॉर्म बाय केमिकल मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि कंपाउंड जो है आपके वो हमेशा केमिकल मेथड की हेल्प से ही बनते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि अगर बन केमिकल मेथड से रहा है तो इसके पार्टिकल्स को डिफरेंट सेपरेट करने के लिए भी मोस्टली हम केमिकल मेथड ही यूज करेंगे। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड can be separated by chemical method। जैसे NaCl से आपको NaOCl अलग करना हो तो उसके लिए आप कोई केमिकल मेथड ही यूज करोगे। कैल्शियम कार्बोनेट है उसको अलग करना हो तो कोई केमिकल मेथड ही यूज करोगे। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। और पानी क्या है? पानी एक कंपाउंड है। इसका मतलब कि कंपाउंड है फिक्स मेल्टिंग एंड, या हम ये भी कर सकते हैं कि फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो क्या होती है? आपकी फिक्स होती है। ठीक है, वैल्यू फिक्स वैल्यू ऑफ, वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फिक्स वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो क्या रहती है? आपकी फिक्स रहती है कि ये वैल्यू हो सकती है। ओके, एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, और वो पॉइंट क्या है आपका? वो पॉइंट ये आपका कि जो कंपाउंड्स होते हैं आपके, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस इन नेचर, कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा नेचर में कैसे होते हैं? वो हमेशा नेचर में आपके होमोजीनियस हो सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो कंपाउंड्स आपके होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? हमेशा होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस क्या मतलब? होमो, एक जैसे, हमेशा एक जैसे पार्टिकल्स मिलकर बने होंगे ना, हर जगह एक जैसे होंगे। ये तो नहीं है कि कहीं अलग होंगे कहीं अलग होंगे। तो कंपाउंड जो आपके होते हैं, कंपाउंड आपके हमेशा कैसे होते हैं? कंपाउंड आपके हमेशा नेचर में होमोजीनियस हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां तक अपने कंपाउंड को समझा। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या होता है। अच्छा, कंपाउंड कितने तरह के हो सकते हैं? पूरी केमिस्ट्री के अंदर हमने सारे कंपाउंड्स को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एक कंपाउंड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दो तरह के कंपाउंड आपके होते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे किसमें हो सकते हैं? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकते हैं। तो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। क्लियर?
तो अब बात करते हैं हम मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ मजा आया होगा पढ़ने में। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा इसके बाद वो भी इंपॉर्टेंट आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको इनको समझना बहुत जरूरी है। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर के अंदर बिल्कुल सिंपल सी बात को देखिए, मिक्सचर जो है वो मैटर की इम्प्योर फॉर्म है। हमने स्टार्टिंग में किया था कि प्योर फॉर्म दो तरह की होती है, एलिमेंट और कंपाउंड। इसी तरह से आपकी जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर जो है वो आपकी मैटर की इम्प्योर फॉर्म होती है। तो नॉर्मल सी बात है, इम्प्योर फॉर्म है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। इम्प्योर का मतलब क्या है? जिसमें कुछ मिलावट हो। और मिक्सचर का मतलब क्या है? मिला के बनाया हुआ, मिक्स करके बनाया हुआ। तो जिसमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हों, which contain more than one kind of particles, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लेकिन वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि द फॉर्म ऑफ मैटर, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, impure form of matter which is made up of more than one kind of particles, जो एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल से मिलके बने हो सकते हैं, और and mix in any proportion, और किसी भी प्रोपोर्शन में आप उसको मिक्स कर सकते हो। तो उनको क्या कहेंगे? हम उनको मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हैं, इसमें एग्जांपल आपको दूं। एक साल्ट एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, और इससे बनता क्या है? मेरा मिक्सचर बनता है। क्यों? क्योंकि साल्ट हम अपनी मर्जी से कितना भी डाल सकते हैं पानी के अंदर, डाल सकते हैं ना, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, तो कितना भी साल्ट जो है वो हम डाल सकते हैं। इस वजह से ये क्या बनेगा? एक मिक्सचर बनेगा। और भी एग्जांपल डाल सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल सैंड हो गया, सैंड प्लस वाटर हो गया, या ऑयल में कुछ चीज मिला लीजिए आप, या मिट्टी में कुछ मिला लीजिए, आयरन, मतलब दो चीजों को मिक्स करना है। सीमेंट होती है, सीमेंट में हम रेती मिलाते हैं, है ना, घर बनाते टाइम मिट्टी में कुछ और चीज मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वो सब क्या है? वो सब आपके मिक्सचर के उसमें आते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई मिक्सचर की, कि मिक्सचर क्या होता है। भाई खास बात देखिए बेटा, साल्ट जो है वो प्योर है, वाटर क्या है? प्योर है, लेकिन बन क्या रहा है? जो मिक्सचर बन रहा है हमारा वो इम्प्योर बन रहा है ना। तो ये कितनी बढ़िया बात है। तो दो प्योर चीजों को मिला के, दो अच्छी चीजों को मिला के एक खराब चीज बन रही है। सुना है कभी ऐसा कि दो अच्छी चीज मिले लेकिन बने खराब? लेकिन यहां ऐसा हो रहा है देखो, कि दो प्योर फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन दो प्योर फॉर्म के मिलने से हमेशा बन एक इम्प्योर फॉर्म रही है। तो ऐसे अगर हम डिफरेंट रेशियो ले रहे हैं, वो ध्यान रखनी जरूरी है आपको। रेशियो फिक्स करेंगे तो प्योर नहीं बन सकता है। जैसे H2O लिया था हमने, H2O कंबाइन किया था, H2O बन गया था, वो तो प्योर है। लेकिन कह रहा है कि मिक्सचर जो बन रहा है हमेशा, मिक्सचर हमारा हमेशा दो प्योर सब्सटेंस को मिलाने से ही बन रहा है, और इससे आप कितने तरह का भी मिक्सचर जो है वो बना सकते हैं। अब एक खास बात ध्यान रखिएगा, कंपाउंड में, मिक्सचर में, कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उनसे जिनसे वो बना है। जैसे H2 गैस है, वो जल सकती है, धमाका कर सकती है। O2 गैस है, वो जलने में हेल्प करती है। लेकिन पानी आग बुझाता है। देखिए कितना बढ़िया काम है कि दो आग लगाने वाली चीजों से एक आग बुझाने वाली चीज बन रही है। तो कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं कंपाउंड की, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एलिमेंट्स और जो भी हम ले रहे हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट होती है, मतलब जो जिन जिन से मिलाया है, जिन जिन से बनाया है उसको, उन्हीं के जैसी होती है। जैसे पानी में नमक मिक्स किया, आपको नमक की प्रॉपर्टी मिलेगी, टेस्ट में नमकीन होगा, और पानी की प्रॉपर्टी मिल रही है आपको उसके अंदर। इसका मतलब मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी आपकी दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है आपकी वो बिल्कुल डिफरेंट हो रही है। क्योंकि कंपाउंड किससे बनता है? कंपाउंड बनता है आपका केमिकल मेथड से, लेकिन मिक्सचर बनता है आपका
फिजिकल मेथड से। तो मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय, इससे होगा फिजिकल मेथड से। और सेपरेट भी किससे कर सकते हैं पार्टिकल्स को? फिजिकल मेथड से ही कर सकते हैं। एंड कैन बी सेपरेटेड एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स के लिए आप मिक्सचर के फॉर्म में कंपोनेंट्स बोलते हैं उनको, जिनको मिक्स कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड by physical method। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। देखो कि मिक्सचर बनाने के लिए आपका जो मेथड है वो फिजिकल होगा, सिंपल मिक्स करके, बॉईल करके, मैश करके किसी तरीके से। डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम अलग भी वैसे कर सकते हैं, छान कर, फिल्टर करके हमने सेपरेट कर लिया, डिस्टिल करके हमने सेपरेट कर लिया, सब्लिमेट करके हमने सेपरेट कर लिया। तो वो सारे मेथड भी आपके मिक्सचर को सेपरेट करने में आते हैं। इसके अलावा मिक्सचर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो वैरी करती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में वैरी विद कंडीशंस। कंडीशन चेंज करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मिक्सचर में क्या खास बातें होती हैं। एक बिल्कुल लास्ट और बढ़िया ही पॉइंट हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो पॉइंट हम ये कर रहे हैं कि जो कंपाउंड था हमारा, कंपाउंड तो हमारा सिर्फ क्या था? होमोजीनियस था। लेकिन जो हमारा मिक्सचर है वो हमारा होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो जो मिक्सचर हमारे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और एक को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दो तरह के मिक्सचर आपके होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। आज हम इसको समझते हैं बस, उसके बाद आपका ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम फिर देखते हैं क्या टाइम बचता है हमारे पास। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिसमें जिन कंपोनेंट्स को हमने मिक्स किया है वो कंपोनेंट्स हमारे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप पानी में नमक मिलाइए और अच्छे से घोल लीजिए उसको, फिर उस पानी को पीजिए। जैसा टेस्ट आपको पानी की पहली सिप में आ रहा है वैसा ही टेस्ट आपको उसकी लास्ट सिप में भी आएगा। जैसे आप नींबू पानी पीते हो तो नींबू पानी पीते टाइम जैसा टेस्ट आपको नींबू पानी के पहली सिप में आता है सेम वैसा ही टेस्ट आपको उसकी लास्ट सिप तक भी आता रहता है। तो इसका मतलब वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है? क्योंकि उसमें साल्ट, चीनी, नींबू का रस वो सब मिलाया हुआ है, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं आपस में। तो एक खास बात ये भी ध्यान रखनी है आपको कि मिक्सचर बनाते टाइम जिन कंपोनेंट्स को हम मिक्स कर रहे हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर लेंगे तो वो कंपाउंड बना लेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गई। तो हमें रिएक्ट नहीं करवाना है, सिर्फ मिक्स करना है। तो वही बात आपसे कह रहा है कि जिन चीजों को रिएक्शन करने, मिक्स करने से रिएक्शन नहीं हो रही है वो मिक्सचर बनाएंगे। तो होमोजेनियस क्या होगा? होमो का मतलब है एक जैसा, और जेन्स का मतलब जनरेट हुआ, तो जो हर जगह एक जैसा हो। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा, पानी में आपने नमक मिलाया, नमक पानी में जाने के बाद गायब हो गया मैजिक की तरह। भाई पानी में गया, गायब हो गया। दिख क्या रहा है आपको? पानी। फिर उसी में आप चीनी मिला दीजिए, चीनी भी गायब हो जाएगी घुलने के बाद। क्या दिख रहा है? पानी। मतलब कितने ही कंपोनेंट आप मिक्स कर लीजिए लेकिन दिख आपको सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहा है, उसको उसकी स्टेट बोलते हैं। फिजिकल स्टेट क्या दिख रही है आपको? उसकी लिक्विड दिख रही है, उसको फेज कहेंगे, फेज। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होगा? होमोजेनियस मिक्सचर में पहली बात तो ये कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है, जो सारी चीजें मिलेंगी वो हर जगह इक्वल मिलेंगी, हर पार्ट में इक्वल मिलेंगी, उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। और दूसरी बात क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कहेंगे कि उसमें क्या होता है आपका एक सिंगल फेज होता है सिर्फ,
तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दो बात लिख सकते हैं कि इट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म का मतलब समझ लीजिएगा कि जैसा हर जगह ये इक्वल मिला हुआ हो, कहीं कम या ज्यादा नहीं हो। आटे में नमक मिलाते हैं हम रोटी बनाते टाइम, तो वो नमक आटे में हर जगह अच्छे से मिल जाता है। इसका मतलब उसकी कंपोजिशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, हर जगह एक जैसा है, टेस्ट एक जैसा आएगा आपको उसका। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आपको जैसा पहले आ रहा है वैसे लास्ट में भी आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि इट हैव ए सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब क्या है कि आप कितने ही कंपोनेंट को मिक्स कर लीजिए लेकिन आपको स्टेट एक ही दिखेगी, कौन सी, जो ज्यादा होगी। जैसे पानी में नमक मिलाया, ज्यादा क्या है, पानी, तो पानी वाली स्टेट दिख रही है। चीनी मिलाई लेकिन ज्यादा क्या है, पानी, तो वही वाली स्टेट दिखेगी। ध्यान रखिएगा मिक्सचर में कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो आई होप कोई आपको होमोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन समझ में आया होगा। एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, कुछ एग्जांपल आप भी सोच के रखिएगा। एयर का एग्जांपल बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एयर जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर में आता है भाई, ठीक है, सिंगल फेज होता है, कंपोजिशन इसकी यूनिफॉर्म रहती है। कैसे रहती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कि जब आप डाउट्स लोगे तो डाउट्स में आपको बताऊंगा कैसे होती है। तो एयर की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये आपका टॉपिक हो गया होमोजेनियस मिक्सचर का। फिर दूसरा आपका है हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। तो हेट्रो में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो वहां नहीं है। जैसे पानी में मिट्टी मिला दीजिए आप, वो मिट्टी धीरे 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 नीचे बैठ जाएगी, इसका मतलब नीचे मिट्टी ज्यादा है, ऊपर मिट्टी कम है पानी के अंदर, इसका मतलब उसकी कंपोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस, क्योंकि वो आपस में तो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, मिट्टी और पानी आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो मिक्सचर है और दोनों की कंपोजिशन अलग अलग है, कहीं मिट्टी ज्यादा है कहीं पानी ज्यादा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, हेट्रोजेनियस। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, अब देखिए मिट्टी आपको अलग दिख रही है, पानी आपको अलग दिख रहा है, मतलब दोनों फेज आपको दिख रहे हैं, सॉलिड फेज भी दिख रहा है पानी मिट्टी का और लिक्विड फेज भी दिख रहा है पानी का। इसका मतलब दे हैव मोर देन वन फेज, दे हैव मोर देन वन फेज। ठीक है, एग्जांपल में वही लिख देता हूं आपका, सैंड इन वाटर। तो ये आपको एग्जांपल हेट्रोजेनियस का समझ में आ गया। और भी एग्जांपल है सकता है, जैसे ऑयल वाटर है, सरसों का तेल घर में होता है आपके, सरसों के तेल में आप पानी को मिक्स कीजिए, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि सरसों का तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दोनों आपको अलग अलग दिखेंगे। इसका मतलब वो कैसा मिक्सचर बना रहे हैं, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना है कि मिल्क कैसा मिक्सचर है। पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मिल्क एक मिक्सचर है। ठीक है, अच्छा एक खास बात बता सकता हूं आपको, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि मिल्क है कि नहीं है। होमोजेनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम नहीं देख सकते हैं, डू नॉट सी विद नेक्ड आई। नमक भूल गया ना, नहीं दिखता नमक, और विद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते हैं, इतने होमोजेनियस होते हैं। लेकिन हेट्रोजेनियस के अंदर तो क्या होता है, हेट्रोजेनियस के अंदर तो पार्टिकल हमें आंखों से ही दिख जाएंगे, मिट्टी पानी में पड़ी हुई दिख जाएगी, है ना। तो ये आपका टॉपिक हो गया आज का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। आई होप कि आपको समझ में आया हो अच्छे से आज, तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे थोड़े बहुत। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा किस तरह डाउट्स हैं, या मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, और ज्वाइन करने के बाद जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आए, किसी तरह का भी डाउट्स आपके दिमाग में आए, वो मुझे जरूर भेजिएगा ताकि मैं उसको क्लियर करने की कोशिश कर सकूं। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, इसी वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक करवा रहा हूं वो पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो समझ लिया तो आगे के सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसी बात के साथ प्लीज चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करिएगा, वो मेरी फीस है छोटी सी, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, उसमें तो कोई कमी है नहीं।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब करोगे, मेरा कहना मानोगे। थैंक यू वेरी मच।